एक सेकंड के लिए सोचो। आज से सिर्फ 500 साल पहले एक आदमी था। उसके पास ना कोई बड़ी आर्मी थी, ना कोई बड़ी ट्रेजरी, ना कोई गारंटीड सपोर्ट। वो एक आउटसाइडर था, काबुल से आया था। इंडिया उसे जानता भी नहीं था। और फिर उसने एक ऐसी एम्पायर खड़ी की जिसके बारे में दुनिया आज भी बात करती है। उसका नाम था बाबर। और उसकी स्टोरी सिर्फ कॉन्क्वेस्ट की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी है सर्वाइवल की, डेस्पिरेशन की, जीनियस की, और एक ऐसी सिस्टम की जिसने 300 साल तक एक पूरी सिविलाइजेशन को अपने कंट्रोल में रखा। अब यहां एक चीज क्लियर कर देता हूं पहले ही। मुगल एम्पायर के बारे में जो तुम स्कूल में पढ़ते हो वो ऑलमोस्ट यूजलेस है। डेट्स, नेम्स, बैटल्स, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई वाई नहीं, कोई इकोनॉमिक्स नहीं, कोई रियल पावर मैकेनिक्स नहीं। आज हम वो सब कवर करेंगे जो टेक्स्ट बुक्स कभी नहीं बताते। हम बात करेंगे कि एक एम्पायर एक्चुअली कैसे चलती है, उसके अंदर का पावर स्ट्रक्चर क्या होता है, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, मिलिट्री कैसे सस्टेनेबल बना, और सबसे इंपॉर्टेंट, आखिर में वो सब छुट क्यों गया। क्योंकि एम्पायर्स गिरती नहीं सडनली, वो स्लोली रॉट करती हैं अंदर से। और मुगल एम्पायर इस रूल की सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो चलते हैं 1494, फरगाना, सेंट्रल एशिया। एक 11 साल का लड़का अपने बाप की मौत के बाद एक छोटा सा किंगडम इनहेरिट करता है, फरगाना, आज के उज़्बेकिस्तान में। एक ऐसा जगह जो ज्योग्राफिकली एक ट्रैप था। चारों तरफ पहाड़ियां, पावरफुल नेबर्स और एक थ्रोन जो कोई भी छीन सकता था। ये लड़का ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपनी जिंदगी के पहले डेकेड में सिर्फ एक चीज करता रहा, सर्वाइव करता रहा। उसने समरकंद ट्राई किया, मिला, फिर खोया, फिर दोबारा मिला, फिर खोया। ये साइकिल 6 साल चली। कहानी यहां इंटरेस्टिंग होती है। जब आदमी अपना सब कुछ बार बार खोता है, वो या तो टूट जाता है या वो इतना शार्प हो जाता है कि वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकर बन जाता है। बाबर दूसरा वाला था। उसने रियलाइज किया कि सेंट्रल एशिया में उसका फ्यूचर नहीं है। टू मैनी प्लेयर्स, टू मच कॉम्पिटिशन। तिमुरिड्स, उज़्बेक्स, सफाविड्स, सब स्ट्रोंगर, सब मोर एस्टैब्लिश्ड। तो उसने साउथ देखा। काबुल, 1504। वो 21 साल का था जब उसने काबुल कॉन्कर किया। और यहीं से एक्चुअली मुगल एम्पायर की स्टोरी शुरू होती है, काबुल से हिंदुस्तान तक। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज समझो। बाबर इंडिया क्यों आया? एम्बिशन? हाँ, पार्शली, लेकिन मोस्टली इकोनॉमिक्स। काबुल एक ट्रेडिंग हब था, लेकिन एक लैंडलॉक्ड हब था। रेवेन्यू लिमिटेड था, आर्मी मेंटेन करना एक्सपेंसिव था। बाबर को पैसे चाहिए थे, और हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया का सबसे वेल्दी रीजन था। ये सुनो केयरफुली। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 16th सेंचुरी में हिंदुस्तान दुनिया के टोटल जीडीपी का लगभग 25% प्रोड्यूस करता था। एक क्वार्टर पूरी दुनिया का। बाबर ये जानता था। ये इन्वेजन नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड इकोनॉमिक एक्सपेंशन था। अब आओ 1526 पे, पानीपत का पहला मैदान। इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर। उसके पास 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स थे, हाथी थे, होम ग्राउंड एडवांटेज था। बाबर के पास 12 से 15 हजार लोग, थका हुआ आर्मी, फार फ्रॉम होम, और एक आर्मी जो ऑनेस्टली कहती थी कि वो वापस जाना चाहती है। अब नॉर्मल लॉजिक ये कहती है कि ये बैटल होना ही नहीं चाहिए था। बाबर को बार बार वापस भेजा गया था। उसने खुद अपने मेमोइर्स में लिखा है कि उसके कमांडर्स चाहते थे कि वो टर्न अराउंड करे। उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि बाबर के पास कुछ था जो इब्राहिम लोदी के पास नहीं था, गन पाउडर। स्पेसिफिकली फील्ड आर्टिलरी, कैनन्स, मैचलॉक मस्केट्स। ये 1526 था। इंडिया में कैनन्स नए थे। इब्राहिम लोदी की आर्मी ने कभी ऑर्गेनाइज्ड आर्टिलरी फायर फेस नहीं किया था। उसके हाथी कभी कैनन साउंड नहीं सुने थे। बाबर ने पानीपत पे क्या किया? उसने अपनी सेंट्रल फोर्स को एक डिफेंसिव पोजीशन में रखा, कैनन से सराउंडेड, और फिर उसने इब्राहिम को फोर्स किया अटैक करने के लिए। इब्राहिम की आर्मी आगे आई, हाथी आगे आए, और फिर कैनन चले। हाथी पैनिक में भाग गए, वापस अपनी ही आर्मी पे, मास केओस। और बाबर की कैवलरी ने 2 फ्लैंक से साइमल्टेनियसली अटैक किया। तुलुगमा टैक्टिक, क्लासिक सेंट्रल एशियन वॉरफेयर।
2 घंटे। 1 लाख की आर्मी 2 घंटे में खत्म। इब्राहिम लोदी मैदान में मारा, दिल्ली सल्तनत खत्म। अब यहां एक सेकंड के लिए रुको। यह मूवमेंट सिर्फ एक बैटल नहीं था, यह एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था। बाबर ने गन पाउडर वॉरफेयर इंडिया में इंट्रोड्यूस किया इन अ डिसाइसिव वे, और जिस एम्पायर ने पहले गन पाउडर अडॉप्ट किया वो डेकेड्स तक मिलिटरीली डोमिनेंट रही। लेकिन पानीपत सिर्फ एक चैप्टर था, एक्चुअली बहुत छोटा चैप्टर। असली स्टोरी तो अभी आगे है। बाबर ने दिल्ली जीता, आगरा जीता, और फिर उसके जनरल्स और सोल्जर्स ने कुछ मांगा। वो मांगे घर जाना। सुनो ये केयरफुली, क्योंकि ये एक मूवमेंट है जो हर एम्पायर में आता है। जब कॉन्क्वेस्ट होती है तो फटीग भी आती है, और अगर लीडर इस फटीग को एड्रेस नहीं कर सकता, एम्पायर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बाबर के जनरल्स ने कहा, यहां बहुत गर्मी है, बहुत मस्कीटोज हैं, ये जगह हम लोगों के लिए नहीं है, हमने जीता, अब चलो घर। बाबर ने एक स्पीच दी। वो स्पीच उसने अपने मेमोइर्स बाबर नामा में रिकॉर्ड की है, और ये स्पीच इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि हिस्टोरियंस आज भी इसको स्टडी करते हैं। उसने कहा, और मैं रफली ट्रांसलेट कर रहा हूं, जो लोग रुक सकते हैं और जो नहीं रुक सकते उनके लिए अलग डिसीजंस हैं, लेकिन जो लोग इस मुल्क में हमारे साथ रहे हैं, जो मुश्किलों में हमारे साथ रहा है, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या हम इतने कमजोर हैं कि इतनी मेहनत के बाद इन सब को छोड़ के भाग जाएं? क्या यही इंसाफ है? क्या यही मर्दानगी है? हिंदुस्तान का माल, हिंदुस्तान की जमीन, हिंदुस्तान की नदियां, हिंदुस्तान का पैसा, सब यहां है। कौन सा घर इससे बेहतर है? एक स्पीच और आर्मी रुक गई। लेकिन बाबर की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए। राजपूत्स, राणा सांगा, 1527, खानवा की बैटल। ये आर्ग्यूबली इब्राहिम लोदी से ज्यादा डेंजरस चैलेंज था। राणा सांगा एक यूनाइटेड राजपूत कन्फेडरेशन लीड कर रहा था। 1 लाख से ज्यादा सोल्जर्स, बैटल हार्डेंड वॉरियर्स, और बाबर के पास एक डीमोरलाइज्ड, आउटनंबर्ड आर्मी थी। और यहां जो बाबर ने किया वो एक स्ट्रोक ऑफ जीनियस था। उसने इस्लाम का नाम यूज किया। उसने ऑफिशियली ये जिहाद डिक्लेयर किया। उसने खुद अपनी वाइन की बॉटल्स तोड़ी पब्लिक में, सिंबॉलिकली। उसने खुद को गाजी डिक्लेयर किया, होली वॉरियर। अब ये रिलीजियसली मोटिवेटेड था या पॉलिटिकली? ऑनेस्टली दोनों। लेकिन इंपैक्ट ये हुआ कि उसकी आर्मी को एक यूनिफाइड नैरेटिव मिला, कुछ फाइट करने के लिए जो टेरिटरी से बड़ा था। खानवा में भी बाबर जीता, सेम टैक्टिक्स, आर्टिलरी, फ्लैंकिंग, स्पीड। और 1529 में घाघरा की बैटल, बंगाल के अफगान रूलर्स के खिलाफ। 3 साल, 3 मेजर बैटल्स, 3 विक्ट्रीज। बाबर ने इफेक्टिवली पूरा नॉर्थ इंडिया अपने अंडर कर लिया। लेकिन 1530 में वो मर गया। 47 साल का था। बाबरनामा में उन्होंने खुद अपनी स्टोरी लिखी है, और अगर तुम कभी वो पढ़ोगे तो तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो इतना सेल्फ अवेयर था कि वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। एक आदमी जिसने सब कुछ जीता और फिर भी खुद से बहुत अनकंफर्टेबल था। बाबर ने मुगल एम्पायर की नींव रखी, लेकिन नींव सिर्फ एक बिगिनिंग है, असली स्टोरी तो अभी शुरू होती है। हुमायूं, बाबर का बेटा, सेकंड मुगल एम्परर। और अगर मुगल एम्पायर की एक मोस्ट एम्बैरेसिंग चैप्टर चूज करनी हो तो हुमायूं का रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सुनो ये स्टोरी। हुमायूं ने 1530 में तख्त लिया। 23 साल का था, रीजनेबली केपेबल, बट उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदल। और मुगल सक्सेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम को ब्रदर्स में डिवाइड करना था। यह एक फेटल फ्लॉ था जो बाबर अपने साथ सेंट्रल एशियन ट्रेडिशन से लाया था। किंगडम्स शेयर नहीं होते, पावर शेयर नहीं होती। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो हिस्ट्री ने बार बार प्रूव किया है। लेकिन हुमायूं ने अपने भाई कामरान को पंजाब और काबुल दे दिया अपने आप, और कामरान ने ऑब्वियसली अपना खुद का गेम खेला। बाहर से एक और प्लेयर एंटर किया, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी एक जीनियस था, एक सेल्फ मेड मैन, बिहार का एक स्मॉल जागीरदार का बेटा जिसने खुद को स्टेप बाय स्टेप ऊपर उठाया। मिलिट्री डिसिप्लिन, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। और हुमायूं अकबर था, क्वाइट लिटरली। एक ओपियम एडिक्शन थी, डिसीजन मेकिंग स्लो था, कैंपेन्स हाफ हार्टेड थे। चौसा, कन्नौज, 2 बैटल्स, 2 क्रशिंग डिफीट्स। हुमायूं इंडिया छोड़ के भाग गया।
एक एम्परर जो 10 साल में अपना पूरा एम्पायर हार गया था। अब यहां एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन आता है, क्या मुगल एम्पायर खत्म हो गई थी? टेक्निकली हाँ। 1540 से 1555 तक इंडिया में कोई मुगल एम्परर नहीं था। शेर शाह सूरी का सूर एम्पायर था। और शेर शाह सूरी आयरॉनिकली एक बेटर एडमिनिस्ट्रेटर था हुमायूं से। उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया, पोस्टल सिस्टम एस्टैब्लिश किया, रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए, रुपया कॉइन स्टैंडर्डाइज किया। बहुत सी चीजें जो हम मुगल लेगेसी में काउंट करते हैं वो एक्चुअली शेर शाह सूरी की हैं। लेकिन हिस्ट्री कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। 1545 में शेर शाह सूरी एक सीज में एक गन पाउडर एक्सप्लोजन में मर गया। एक एक्सीडेंट, एक रैंडम मोमेंट। और उसके बाद सूर एम्पायर स्लोली वीक हुआ। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, मल्टीपल सक्सेसर्स, नो वन स्ट्रांग इनफ। हुमायूं अकबर मारा, 48 साल का रेन। एक एम्पायर जो उसे मिली थी वो बेयरली स्टेबल थी। जो वो छोड़ के गया वो दुनिया की मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स में से एक थी। जहांगीर आया। सलीम, अकबर का बेटा, जो अपने बाप से काफी स्ट्रगल करके एम्परर बना। जहांगीर एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर था, ओपीएम और वाइन का हैवी यूजर, लेकिन एक अस्टॉनिशिंग आई फॉर आर्ट। मुगल पेंटिंग अंडर जहांगीर अपनी पीक पे पहुंची। नेचर स्टडीज, पोर्ट्रेट्स, हिस्टोरिकल सीन्स। वो पर्सनली हर पेंटिंग को देखा करता था, करेक्ट करता था, इंप्रूव करता था। जहांगीर की एक चीज और भी फैसिनेटिंग है, नूरजहां, उसकी वाइफ, पर्शियन ओरिजिन, एक विडो जिससे जहांगीर ने लव मैरिज की, शाही हरीम की नॉर्म्स के अगेंस्ट। और नूरजहां, वो इफेक्टिवली जहांगीर के लेट रेन में को रूलर थी। फरमान्स उसके नाम पे जारी होते थे, कॉइन्स पे उसका नाम था, दरबार में वो सब देख लेती थीं। जहांगीर खुद उस पे इतना डिपेंडेंट था कि उन्होंने लिखा है कि उसने अपना एम्पायर नूरजहां को दे दिया है और वो सिर्फ वाइन और थोड़ी सी मीट मांगता है। दिस इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट टू हिमसेल्फ, दिस इज अ मैन हु नोज ही इज एब्डिकेटिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुगल एम्पायर स्टेबल रही because the system Akbar had built was strong enough to survive a weak emperor. That's actually a sign of good institution building. If your empire only works when you have a genius at the top, you don't have an empire, you have a cult of personality. जहांगीर 1627 में मरा। रेन के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। 1608 जहांगीर ने उन्हें ट्रेडिंग राइट्स दिए। सूरत में एक छोटी सी एंट्री, एक स्मॉल ट्रेडिंग परमिशन। वो क्या बना वो हम सब जानते हैं, लेकिन अभी नहीं। शाहजहां, अकबर का पोता, जहांगीर का बेटा। अगर मुगल एम्पायर को एक फेस देना हो तो वो फेस शाहजहां का है। ताजमहल, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पीकॉक थ्रोन। शाहजहां का रेन एस्थेटिकली मुगल एम्पायर की पीक थी, लेकिन इकोनॉमिक्स पेनफुल थी। शाहजहां एक बिल्डर था, एक ऑब्सेसिव बिल्डर, और बिल्डिंग कॉस्ट करती है अ लॉट। ताजमहल अकेले एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 32 मिलियन रुपीस का खर्चा आया 1648 में। आज के टर्म्स में रफ कैलकुलेशंस कहीं भी $1 बिलियन से लेके $70 बिलियन तक आते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कैलकुलेट। सिर्फ एक टूम के लिए। और ताजमहल सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था। रेड फोर्ट, आगरा फोर्ट रेनोवेशन, शाहजहानाबाद, मती मस्जिद, जहांगीर का मकबरा, प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स। ट्रेजरी ड्रेन हो रही थी। और फिर डेक्कन कैंपेन्स। शाहजहां का एक ऑब्सेशन था, डेक्कन, बीजापुर और गोलकुंडा के सल्तनत्स। उन्हें कॉन्कर करना चाहता था। रिपीट कैंपेन्स, एक्सपेंसिव कैंपेन्स, पार्शियली सक्सेसफुल बट नेवर फुली कंक्लूसिव। पैसे कहां से आए? हायर टैक्सेशन, लैंड रेवेन्यू स्क्वीज किया, पेजेंट्स पे बर्डन बढ़ाया। लेकिन फैमिन भी आई। 1630-32 डेक्कन और गुजरात में मैसिव फैमिन, लाख्स मरे। कंटेम्प्ररी अकाउंट्स भयानक हैं पढ़ने में। और शाहजहां क्या कर रहा था 1630-32 में? ताजमहल की कंस्ट्रक्शन प्लान कर रहा था। मुमताज महल 1631 में मरी थी और शाहजहां ग्रीफ में तो था, लेकिन ट्रेजरी भी ग्रीफ में थी। 1657 में शाहजहां बीमार हुआ, सीरियसली बीमार। और तब शुरू हुआ वो चैप्टर जो मुगल हिस्ट्री का मोस्ट ब्रूटल वॉर ऑफ सक्सेशन। 4 बेटे, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। दारा शिकोह, शहजादा, एल्डेस्ट सन, अकबर जैसी सोच वाला, सिंक्रेटिक, फिलोसोफर,
सूफी। उसने उपनिषद्स का पर्शियन में ट्रांसलेशन किया। हिंदू मुस्लिम सिंथेसिस का बिलीवर। औरंगजेब तीसरा बेटा, मिलिट्री जीनियस, डिसिप्लिन्ड, ऑर्थोडॉक्स सुन्नी, पेशेंट, कैलकुलेटिंग। ये दोनों ऑपोजिट्स थे और एक सिविल वॉर हुई। औरंगजेब जीता 1658। दारा को पकड़ा गया, ह्यूमिलिएट किया गया, डर्टी क्लोथ्स में दिल्ली की स्ट्रीट्स में घुमा के एक्सिक्यूट किया गया। शाहजहां को आगरा फोर्ट में बंदी बना के रखा गया, जहां से वो ताजमहल देख सकता था। अपनी जिंदगी के 8 लास्ट साल। हिस्ट्री समटाइम्स राइट्स इटसेल्फ। औरंगजेब 50 साल का रेन, 1658 से 1707 तक। एक आदमी के बारे में इतना कुछ लिखा गया है, इतना डिबेट किया गया है कि उसकी एक्चुअल स्टोरी कभी-कभी उस डिबेट में दब जाती है। तो सीधा फैक्ट्स पे चलते हैं। औरंगजेब ने पहले कुछ साल में एक चीज की जो उससे पहले किसी मुगल ने नहीं की। उसने एक्सपेंशन की, मैसिवली। औरंगजेब के रेन के एंड में मुगल एम्पायर अपनी मैक्सिमम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट पे थी। रफली 4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 5.5 मिलियन टू 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स हो गई। बीजापुर 1686 में, गोलकुंडा 1687 में, डेक्कन ऑलमोस्ट फुल्ली अंडर मुगल कंट्रोल। पॉपुलेशन रफली 150 मिलियन से लेके एस्टिमेट्स में 150 टू 180 मिलियन तक। रेवेन्यू एस्ट्रोनॉमिकल। वो एक और लेवल पे मुगल एम्पायर था। लेकिन यहां वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बिगेस्ट इज नॉट ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट इज नॉट ऑलवेज मोस्ट सस्टेनेबल। औरंगजेब की पॉलिसीज ने एक ऐसे सेट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट किए जो इवेंचुअल कोलैप्स के बीच थीं। 1. जजिया वापस लाया 1679 में, नॉन मुस्लिम्स पे एडिशनल टैक्स जो अकबर ने 115 साल पहले हटाया था। इस एक डिसीजन ने बहुत कुछ बदला। इकोनॉमिकली रेवेन्यू थोड़ा बढ़ा, बट राजपूत अलायंसेस क्रैक होने लगे। मारवाड़ में रिबेलियन, मेवाड़ में रेजिस्टेंस। राजपूत्स जो मुगल मिलिट्री मशीन का कोर थे, वो अब हॉस्टाइल या अनरिलायबल थे। हिंदू मर्चेंट्स जो मुगल ट्रेड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट थे, उन पे एडिशनल बर्डन पड़ा। और साइकोलॉजिकली एक मैसेज गया कि एम्पायर सबका नहीं है, एम्पायर सिर्फ मुस्लिम रूलिंग क्लास का है। 2. डेक्कन कैंपेन्स। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के लास्ट 27 इयर्स डेक्कन में बिताए। लिटरली कैपिटल दिल्ली से डेक्कन मूव हो गई, और वो कभी फाइनली जीता नहीं। क्यों? शिवाजी की वजह से और मराठा एम्पायर की वजह से। शिवाजी भोंसले एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिट्री माइंड था। गुरिल्ला वॉरफेयर, फोर्ट्स, मोबिलिटी। उसने औरंगजेब के जनरल शाइस्ता खान के कैंप में खुद रात को जाके हाथ काट के गया। उसने सूरत को 2 बार लूटा। उसने मुगल जनरल्स को बार बार चकिया पे चकिया दिया। 1665 में औरंगजेब ने फाइनली शिवाजी को ट्रैप किया, जय सिंह के थ्रू। आगरा बुलाया, ट्रीटी, औरंगजेब से मिला, ह्यूमिलिएट किया गया दरबार में, अरेस्ट हुआ और फिर भाग गया। मीठे की टोकरियों में छुप के, मिथोलॉजी कहती है। रियलिटी में वो भाग गया क्योंकि शिवाजी भागता था। 1680 में शिवाजी मरा, लेकिन वो एक मूवमेंट छोड़ गया। संभाजी, राजाराम, ताराबाई, एक के बाद एक लीडर्स आते रहे और मराठा रेजिस्टेंस कंटिन्यू होती रही। औरंगजेब का डेक्कन कैंपेन एक क्वैगमायर था, एक ड्रीनिंग, एक्सपेंसिव, अनविनेबल क्वैगमायर। आर्मी मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे के लिए रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के लिए स्टेबल प्रोविंसेस चाहिए, स्टेबल प्रोविंसेस के लिए पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और पीसफुल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्रस्ट चाहिए। औरंगजेब के रेन में ये सब स्लोली इरोड हुआ। मनसबदारी सिस्टम डिस्टॉर्ट होने लगा। मनसब्स इतने बढ़ गए कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी का प्रिंसिपल रिवर्स हो गया। इतने सारे मनसबदार्स थे कि जेन्युइन मेरिट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गई। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन ज्यादा अग्रेसिव हो गई। पेजेंट रिबेलियंस बढ़ने लगे। जाट रिबेलियन, सीख रिबेलियन, सतनामी रिबेलियन। हर रिबेलियन एक कैंपेन, हर कैंपेन एक एक्सपेंस। और औरंगजेब खुद 88 साल की उम्र में 1707 में डेक्कन में मरा, दौलताबाद के पास, अपनी ही फौज में, अकेला, अपने फेलियर्स के साथ। उसने अपनी मौत से कुछ वक्त पहले अपने बेटे को एक खत लिखा। उसमें उसने लिखा, मैं बर्बाद हो गया हूं, मैं नहीं जानता मेरा क्या था और मेरी मौत मेरे साथ क्या लेके जाएगी। एक एम्परर, 88 साल की उम्र में, 50 इयर्स का रेन, दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर, और वो अकेला था, अपने ही वर्ड्स में लॉस्ट। औरंगजेब मरा, और वो सब जो उसने बिल्ड किया, और वो सब जो उससे पहले के मुगल्स ने बिल्ड किया, वो सब एक मैसिव कंट्रोल्ड डिमोलिशन की तरह गिरना शुरू हो गया। एक के बाद एक एम्परर,
बहादुर शाह 1, जहांदर शाह, फरुखसियर, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह। ये नाम तुम नहीं जानते क्योंकि इनमें से काफ़ी 3 से 4 साल से ज़्यादा रहे नहीं। असैसिनेटेड, डिपोज्ड, पॉइजन्ड। 1719 में एक ही साल में 3 एम्परर्स आए और गए। ये कोई मेटाफर नहीं है इंस्टेबिलिटी का, ये लिटरली हुआ। पावर अब एम्परर के हाथ में नहीं थी, पावर थी सैयद ब्रदर्स के हाथ में, किंग मेकर्स, जो एम्परर चाहे बनाओ, जो ना चाहे हटाओ। और बाहर से मराठाज नॉर्थ इंडिया में आ रहे थे। पेशवा बाजीराव 1 ने मुगल्स को बार बार हार दिया। 1737 में मराठाज दिल्ली तक पहुंच गए, दिल्ली तक, मुगल हार्टलैंड। और फिर 1739, नादिर शाह, पर्शियन रूलर, मिलिट्री जीनियस, एक इन्वेजन जो इतनी फास्ट थी कि दिल्ली की डिफेंसेस फेल हो गई इन डेज। करनाल की बैटल, आर्स। नादिर शाह दिल्ली में घुसा, एक मिसकम्युनिकेशन, एक रायट, और फिर नादिर शाह ने कुछ किया जो मुगल हिस्ट्री के सबसे डार्केस्ट पेजेस में से एक है। कत्लेआम, मैसेकर, दिल्ली की सिविलियन पॉपुलेशन का, एक दिन में, एस्टिमेट्स 20,000 to 30,000 तक। और फिर वो ले गया पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड, लिटरली मुगल ट्रेजरी का सब कुछ, एस्टिमेटेड 700 मिलियन रुपीस के इक्विवेलेंट का माल, एक सिंगल हाइस्ट में। मुगल एम्पायर उस दिन इफेक्टिवली खत्म हो गई एज अ रियल पावर। जो बचा वो सिर्फ एक नाम था, एक सिंबल, एक रबर स्टैंप। अब 1757, प्लासी। ये बैटल टेक्निकली मुगल एम्पायर और ब्रिटिश के बीच नहीं थी, ये बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच थी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझो, बंगाल उस वक्त मुगल एम्पायर का नॉमिनली सबऑर्डिनेट स्टेट था, बट प्रैक्टिकली